देखिए स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक था हमारा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का यूज कहाँ होता है? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इफ वी एंटर रॉन्ग इनपुट, अगर मैं रॉन्ग इनपुट एंटर करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, रॉन्ग इनपुट एंटर करता हूं, तो क्या मुझे कोई रोकने वाला है? या क्या उसका आउटपुट नहीं आएगा? आउटपुट आएगा, बट ऐसी रॉन्ग एंट्री को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? इफ कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा है, फॉर एग्जांपल राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे भैया ने कहा कि सर पिछला लेक्चर रिवाइज करा दीजिए, तो मैं उसे रिवाइज करा देता हूँ। तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका अगर हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अभी हम बेसिक क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर हम पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग चले, विदाउट इफ कितनी प्रोसेस होती है हमारी? 3 स्टेप होते हैं। नंबर फर्स्ट इनपुट, नंबर फर्स्ट क्या होता है? इनपुट। सेकेंड प्रोसेस, नेक्स्ट इज आउटपुट। ये तो स्टेप होते हैं किसी प्रोग्राम के, ठीक है ना? तो अगर मुझे किसका एरिया निकालना है? स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी? इनपुट, ठीक है? इनपुट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन साइड इक्वल्स टू, साइड के लिए मैंने मान लिया लेट कर दिया एस इनपुट, ठीक है? किस टाइप का करना है इनपुट? मान लो इंटीजर टाइप का करना है इनपुट। यहां हमने मैसेज दे दिया प्लीज एंटर साइड। अब आप इस मैसेज को और अच्छा कर सकते हैं, प्लीज एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? वो भी आप इसमें से आराम से इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, एस इक्वल्स टू एंटर इनपुट प्लीज एंटर साइड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इनपुट हो गया, इनपुट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है? प्रोसेस। अब इनपुट हमारे पास आ चुका है, तो देन वी कैन अप्लाई द नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? व्हाट यू वांट इन प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में क्या चाहते हैं? तो प्रोग्राम में हम चाहते हैं एरिया निकालना, किसका? स्क्वायर का। तो एरिया के लिए एक लेट कर दिया वेरिएबल ए, क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। इनपुट जो मिला उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद में ए के अंदर स्टोर हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या कंप्लीट हो गया? प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आउटपुट। अब आउटपुट स्टूडेंट, मैं जैसे आपको बार बार कह रहा हूं, अभी हमारा आउटपुट किसके अंदर सेव है? इस ए वेरिएबल के अंदर सेव है, बट वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। डिस्प्ले तो नहीं हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग में, नहीं हुआ डिस्प्ले। इसको अगर मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, तो देन मैंने जो आपको एक फंक्शन बताया था जिसका नाम क्या था? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट किसको प्रिंट करना है? ए को प्रिंट करना है। अगर मैसेज के साथ करना चाहते तो मैंने बताया था मैसेज भी कर सकते हैं। प्रिंट ए, ये छोटा सा आपका प्रोग्राम बन गया। किसका किसका प्रोग्राम बन गया? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है? ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोग्राम। अब स्टूडेंट इसमें एक बात आती है, मान लीजिए मैं अगर साइड की वैल्यू पॉजिटिव देता हूं, तो चलो ठीक है, पॉजिटिव देता हूं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, चलो ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है हमारा। बट अगर मैंने नेगेटिव दे दी, क्या जब आउटपुट नहीं आएगा? इन दिस केस आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डाटा वैलिडेशन है ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव नंबर दें साइड में या नेगेटिव नंबर दें, इन ऑल केसेस में आउटपुट आने वाला है, ठीक है? साइड आप नेगेटिव में दें या फिर पॉजिटिव में दें। बट एक केस मान लीजिए अगर मैं नेगेटिव में देता हूं तो आउटपुट आएगा, पर वो आउटपुट ठीक होगा क्या? क्योंकि साइड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो इस जो सिंपल प्रोग्राम में एक हमारी प्रॉब्लम आई, क्या आई? कि इफ वी एंटर रॉन्ग इनपुट, इफ वी एंटर रॉन्ग इनपुट, तो इस रॉन्ग इनपुट को रोकने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसी रॉन्ग इनपुट की एंट्री को रोकने वाला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है प्रोग्रामिंग में? इफ स्टेटमेंट। क्या आता है स्टूडेंट? इफ
स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का काम क्या है? इफ स्टेटमेंट का क्या काम करता है? इट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू, इट मींस कहना चाहिए स्टॉप द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री को स्टॉप करने के लिए काम आता है। किसकी रॉन्ग एंट्री? इनपुट की रॉन्ग एंट्री। ठीक है, अगर आप रॉन्ग एंट्री अगर इसमें से हटाना चाह रहे हैं, कहां से हटाना चाह रहे हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग में से रॉन्ग एंट्री अगर हटाना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू यूज इफ स्टेटमेंट। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट? इफ स्टेटमेंट का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट को रोकने के लिए? देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। इफ स्टेटमेंट पे यूज करने के मैंने बताया था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, अगर आप क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट? अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हैं कि हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना है किसी प्रोग्रामिंग में, तो क्या करेंगे उस केस में? रिलेशनल ऑपरेटर इफ स्टेटमेंट के साथ यूज होते हैं। तो उससे पहले हमें रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं। भाई इफ स्टेटमेंट का यूज हमने क्यों किया? इफ स्टेटमेंट का यूज इसलिए तो किया है, क्यों किया है? क्योंकि इसमें क्या हो जाए, कंपैरिजन ही तो होगी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, जब भी आउटपुट आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट में काम क्या होगा? काम कंपैरिजन वाला ही तो होगा कि इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर हो, इसकी वैल्यू इससे इक्वल हो, इसकी वैल्यू इससे स्मॉलर हो, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर और इक्वल्स टू हो, इससे स्मॉलर इक्वल्स टू हो। तो उस कंडीशन को देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर किसके लिए काम आते हैं? कंपैरिजन के लिए काम आते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। जैसे हम जब कोई भी, जैसे कहीं भी साइन इन करते हैं, लॉग इन करते हैं, कहीं भी कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन में कहीं जाके कुछ करते हैं, पासवर्ड डालते हैं मोबाइल में हो या कहीं भी, तो वहां इफ स्टेटमेंट के साथ क्या यूज होता है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर के बिना इफ स्टेटमेंट अधूरा है, समझ लीजिए। ठीक है ना? तो अब स्टूडेंट यहाँ कौन कौन से होते हैं? ये मैंने बताया था आपको, ग्रेटर देन आपको पता है ना, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये है लेस देन इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन में क्या होगा? मैं अगर करता हूं ए ग्रेटर देन बी, यहां करता हूं, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू ऑलवेज बी से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैंने कर दिया ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है। तो एक इसमें एक कंडीशन और होगी, बराबर वाली, इक्वल वाली। ऐसे इसमें से ए स्मॉलर देन बी छोटी होनी चाहिए या ए स्मॉलर देन बी इक्वल्स टू, मतलब बराबर भी हो सकती है, बराबर वाली कंडीशन और हो जाए। ठीक है, एक होता है डबल इक्वल्स टू, इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों इक्वल टू है तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब है डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन हो रही है दोनों के बीच में कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर बराबर होंगी तो इफ स्टेटमेंट के जो अंदर हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी। मान लो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो आउटपुट आएगा, और अगर बराबर है तो नहीं आएगा। जस्ट इसका अपोजिट, इसमें आउटपुट कब आएगा? इसका इफ का आउटपुट जब आएगा जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसमें आउटपुट कब आएगा इसके अंदर का? कि जब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। तो इतने रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे। नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख देते हैं, पर मैंने कहा था बाद में कहूंगा। तो फिलहाल इतने ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है। इफ, यहां कुछ भी कंडीशन लिखी है, कंडीशन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, कॉलम्स। अब एक बार समझना कि जो भी आप इसके अंदर आप लिखोगे तो लगभग एक टैब के बराबर स्पेस लेंगे। तो कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? यहां से। इसका मतलब ये होता है कि इफ के अंदर क्या स्टोर है, तो वो लगभग एक टैब के बाद लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ किसके अंदर का पार्ट है? इफ के अंदर का पार्ट है।
और ये कब एग्जीक्यूट होगा पूरा पूरा पार्ट, ये कोडिंग कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब है कि इफ के अंदर आप कुछ लिखते हैं, इफ के अंदर आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं कुछ भी, तो वो कहां लिखा जाएगा, एक टैब छोड़ के लिखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो है सब कुछ किसका पार्ट है, इस इफ का पार्ट है। किसका पार्ट है, इफ का पार्ट है। तो अब ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है ना। तो यहाँ ये बता रहा है कि ये ऑल स्टेटमेंट किसका पार्ट है, इस इफ का पार्ट है, इफ के अंदर है। और ये कब एग्जीक्यूट होंगे, कब ये आंसर दिखाएंगे, आउटपुट दिखाएंगे, व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू होगी इफ की, जब ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग करते थे क्या होता था, भले कैसी भी वैल्यू हो, कैसा भी कुछ हो, पर सभी के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने और आंसर दिखाने। बट अब कब होगा, अब ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन फिट हो गई। तो कंडीशन किसने फिट की, इफ स्टेटमेंट ने फिट की। तो इफ स्टेटमेंट किसके लिए काम आता है, ये कंडीशन देने के लिए काम आता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। एंड ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये जब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। तो ये इफ स्टेटमेंट होता है। तो अब मैं बताता हूं जो आज का वो है, एक छोटा सा प्रोग्राम करा देते हैं इसमें, राइट ए प्रोग्राम टू, अब इसी को लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर आफ्टर चेकिंग द वैल्यू ऑफ साइड, आफ्टर द चेक, इट मीन चेकिंग ऑफ वैलिडेशन, किसकी वैलिडेशन, इट मीन साइड की वैलिडेशन चेक करने के बाद। इट मीन कहने का मतलब है, दूसरी लैंग्वेज उसमें बोलूं तो इट मीन साइड की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए किसका, इट मीन एरिया निकालने का किसका, स्क्वायर का, और उसमें साइड क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। अगर साइड पॉजिटिव नहीं है तो आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। अब समझना, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया था इनपुट। तो s इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर द साइड, प्लीज एंटर द साइड। अब आप और अच्छा मैसेज दे सकते हैं, मुझसे भी अच्छा। ठीक है ना। अब बेटा प्रोसेस कब होगी, प्रोसेस जब होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। पहले तक क्या था कि प्रोसेस तो हमारी क्या रहती थी, ट्रू की ट्रू रहती थी। बट अब हमारी प्रोसेस कब होगी स्टूडेंट, जब होगी जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अब ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं है तो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन। हमेशा याद रखना, इफ कंडीशन कब लगती है, ऑलवेज आफ्टर इनपुट। जब हमें इनपुट मिल जाएगा जब तो हम कंडीशन लगाएंगे। अगर मुझे इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो कंडीशन कहां लगा दूंगा, इनपुट में तो कंडीशन लगेगी कि इसमें जो वैल्यू एंटर की है वो ठीक है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो अब हम यहां चेक करते हैं, इफ किसका यूज करेंगे कि s की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। किस ऑपरेटर का यूज करेंगे रिलेशनल में, ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो कंडीशन क्या बनेगी कि s की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, इफ s ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 डबल कॉलन। ये इसका सिंटैक्स होता है। डबल कॉलन थोड़ा वीडियो में ऐसे दिखता है, इसमें ऐसे डार्क बना है। ठीक है, तो अगर छोटा तो लिखते दिखेगा नहीं। तो अब इफ s की वैल्यू 0, अगर तुरंत चेक करेगा वो वैल्यू एंटर की, चेक किया उसने, क्या भैया s की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, यस। अगर है यस तो हम कहां से लिखना, मैंने बताया था कि इफ के अंदर जो भी कुछ लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एक टैब का स्पेस छोड़ के। तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई s है एंड प्रिंट a। हो गया प्रोग्राम। इसका मतलब है सबसे पहले हम इनपुट देंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ द वैल्यू ऑफ s इज ग्रेटर देन
if the value of s is greater than 0 then it means तो then टू जो स्टेटमेंट इसके इनसाइड में रखे हैं इफ के अंदर, ये इफ के अंदर के स्टेटमेंट है जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि एक टैब के बराबर स्पेस देते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दोनों। अगर मैं ऐसे लिख देता कैसे प्रिंट ए, तो ये इस इफ का स्टेटमेंट नहीं होता। तो अगर इफ के अंदर मुझे कुछ लिखना है तो एक टैब के बराबर स्पेस छोड़ने के बाद लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों किसका पार्ट है, इस इफ का पार्ट है। और ये दोनों कब एग्जीक्यूट होंगे, ये जब होंगे जब ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये कंडीशन ट्रू होगी जब ये आउटपुट आएगा। तो अगर मैं एस की वैल्यू पॉजिटिव देता हूं तो ठीक है आउटपुट आ जाएगा, बट मैंने नेगेटिव दी तो बताइए ये कंडीशन ट्रू होगी क्या नेगेटिव में, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, आउटपुट दिखाएंगे हमें, नहीं दिखाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट कब दिखाएंगे आउटपुट, जब दिखाएंगे जब ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये दोनों फिर आउटपुट नहीं दिखाएंगे। समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट क्या करता है, टू चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करने के लिए काम आता है। अगर कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो इसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है ना। अब देखिए ये सबके समझ में आ गया होगा। जो आज का टॉपिक है जो मैं लेके आया हूं, अब बताइए इस इफ की क्या ड्रॉबैक है, इस इफ की क्या ड्रॉबैक है। 5 मिनट का टॉपिक और है, छोटा सा है। इस इफ की क्या ड्रॉबैक है बेटा, इस इफ की एक ही ड्रॉबैक है कि इफ वी एंटर करेक्ट इनपुट, अगर मैं करेक्ट इनपुट अगर इनपुट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एस की वैल्यू 5 एंटर कर दी, लैग कर लेते हैं, देन आउटपुट विल बी आ जाएगा 25। इफ वी एंटर रॉन्ग इनपुट, एस मैंने दिया मान लो -5, तो आउटपुट कुछ आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ गलत इनपुट कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं आएगा, खाली इनपुट ही करूंगा मैं, कोई आउटपुट या कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसका एक एरर है इफ की, कि इफ कंडीशन इज ट्रू दैट इट विल डिस्प्ले द आउटपुट, अदरवाइज नॉट। तो ये इसकी ड्रॉबैक हो गई कि अगर इनपुट सही एंटर कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ साइन इन कर रहे हैं, आपने गलत इनपुट दिया, आपने देखा होगा कि वहां लिखा रहता है कि आइदर योर यूजर आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, आता नहीं आता मैसेज, तो जिससे सामने वाला समझ जाता है कि हाँ तुमने यूजर आईडी या पासवर्ड गलत एंटर किया है। बट वो काम इसमें नहीं हो रहा। अगर सही इनपुट किया तो आउटपुट आ गया, सही इनपुट नहीं किया तो आउटपुट नहीं आ रहा। तो इसीलिए इसका एक छोटा भाई और होता है जिसका नाम होता है बेटा एल्स। इस एल्स का काम क्या है, इस एल्स का काम है कि अगर कंडीशन ट्रू है इफ वाली, तो ये इसके अंदर जो भी है उनको एग्जीक्यूट करके आंसर दिखा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए कि आपने ये गलती की है, सामने वाले को पता तो चलना चाहिए। भाई अगर आंसर आ गया ठीक है, और आंसर नहीं आया तो हम समझते रहेंगे भाई हमने क्या चीज गलत एंटर कर दी, कि आंसर नहीं आ रहा हमारा। तो इसीलिए एक इसका छोटा भाई और रहता है एल्स। एल्स इसमें काम क्या है, इसमें वो मैसेज लिखते हैं कोई टैब के बाद छोड़ के, क्योंकि एल्स की बॉडी कोई सेम पार्ट है। प्रिंट या मैसेज लिख सकते हैं हम, यू हैव एंटर्ड, या यू हैव एंटर्ड, ये लिख दो जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट, ओके ये आ गया। तो इट मींस एल्स का काम क्या है, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये आउटपुट आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यूजर के सामने कि भैया आपने गलत वैल्यू एंटर की है। ठीक है। तो इसी ये होते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट बोथ किसके लिए काम आते हैं, टू गिव, इट मींस कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं।
कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यू, या टू वेरिएबल्स टू वैल्यूज, किसी के बीच में भी, टू और मोर आइडेंटिटी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए इफ स्टेटमेंट काम आता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन इट विल एग्जीक्यूट द पार्ट ऑफ इफ, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट द पार्ट ऑफ एल्स। ठीक है ना, तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। समझ में आ गया ना। तो इफ की ड्रॉबैक क्या थी? इफ की ड्रॉबैक थी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट हमारा आएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटपुट नहीं आएगा। अब इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है कि आउटपुट ट्रू में भी आएगा, फॉल्स में भी आएगा। फॉल्स में वो ये दिखाएगा कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।